नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार समता कोचिंग पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सभी साथी क्लास में आ जाएंगे और आप सभी का स्वागत है। पुनः स्वागत कर रहा हूं मैं आपका। साथियों, लास्ट सेशन में हम लोग भारतीय संविधान की हम लोगों ने विशेषताओं पर चर्चा की और विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने जाना। लगभग 18-20 विशेषताएं हम लोगों ने देखी। जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी में से वो विशेषताएं थी, कुछ अलग थी, वो मैंने आपको समझाई होंगी और एक बेहतर क्लास बेहतर ढंग से आप लोगों के समक्ष पहुंची और आप लोगों ने उसे बहुत अच्छा प्यार दिया। तो चलिए, आज एक नया टॉपिक, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक लेकर के आऊँगा और इसमें ज़्यादातर फैक्ट ही है और कॉन्सेप्चुअल कम है, फैक्ट ज़्यादा है। इसलिए आप लोग नोट्स बना लें। उसके देखिए, ये जो चैप्टर है अनुसूचियों से बहुत मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने एक बार याद कर लिया तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक में आपको पूरी फिल्म समझनी पड़ेगी, उसे कहते हैं 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन हल्का सा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बना सकता है, लेकिन अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। ठीक है भैया, तो डाल दीजिए टॉपिक आप लोग, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। देखिए साथियों, जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि जब हमारा मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारे संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी, यानी मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन साथियों, यदि बात करें जब वर्तमान की, कि सर जी वर्तमान में कितनी है, तो कि वर्तमान में कितनी है कि 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में है 12 अनुसूची। ठीक है भाई। अनुसूचियों में वह डाटा होता है जो किसी भी आर्टिकल में लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए एक हम लोगों ने अनुसूचियाँ टाइप बना दी जिसमें कुछ फैक्ट टाइप का डाटा होता है। अगर इसे हम संविधान में लिखते, आर्टिकल्स वगैरह में लिखते, तो हो सकता है हमारा संविधान और ज़्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए हमने अनुसूचियाँ बना दी और इस अनुसूचियों में इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। इनमें फैक्ट डाटा होता है अधिकतर, तो संविधान बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाता फिर और दिक्कत आती उसको निर्वचन करने में। इसलिए हमें अनुसूचियों की आवश्यकता पड़ी। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां आपको संविधान में देखने को मिलेंगी, जो 4 बाद में जुड़ी हैं साथियों। 4 बाद में जुड़ी हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वर्तमान में 12 हैं, तो वर्तमान में 12 कैसे हुई? क्योंकि पहले तो 8 थी ना, तो 4 बाद में जोड़ी है संविधान संशोधन के माध्यम से। तो देखिए, पहली अनुसूची क्या कहती है? अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1। तो भैया अनुसूची 1 क्या कहती है? अनुसूची 1 कहती है जो राज्य है ना, राज्य और संघराज्य क्षेत्रों के नाम, उनके सीमा तथा उनके क्षेत्रफल से संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है। यानी कि राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों के नाम तथा उसके क्षेत्रफल के बारे में अनुसूची बताती है। कितने राज्य हैं भारत में? पहले लिख लीजिए इसको। क्या कहती है? राज्यों तथा
संघराज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनका क्षेत्रफल, ऐसा रहने दीजिए, नाम तथा उनका क्षेत्रफल। यह है अनुसूची नंबर 1। यानी कि भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में भैया 28 राज्य हैं। कितने राज्य? 28 राज्य। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? यानी कि यूटी कितनी है केंद्र शासित प्रदेश? सर जी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची यही बताती है कि जो राज्य हैं और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके क्या क्या नाम होंगे, उनके क्षेत्र कितना होगा। अब ध्यान से सुनना, मान के चलो साथियों, यदि हमने किसी राज्य में परिवर्तन किया, एक राज्य से तोड़ करके दूसरा राज्य बनाया, या फिर किसी राज्य का हमने नाम परिवर्तित किया, है ना, उसकी किसी भी राज्य की सीमा घटा करके दूसरे राज्य में डाल दी, तो ऐसा करने पर साथियों अनिवार्य शर्त है कि वह अनुसूची नंबर 1 में संशोधन करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा भाई पहली अनुसूची कहती है राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनका क्षेत्र कितना होगा। ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि किसी नए राज्य को बनाया जाता है या फिर राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र, इन सब में परिवर्तन किया जाता है तो अनुसूची नंबर 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। इसमें 1 में संशोधन करना पड़ेगा अनुसूची नंबर में। तो अनुसूची नंबर 1 जो होगी वो संशोधन जो होगा उसका वो अनिवार्य है। बात क्लियर है? एक बात लिख लीजिए यहां पर, नए राज्यों के निर्माण व नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने पर अनुसूची 1 में अनिवार्य संशोधन होता है। तो अनुसूची नंबर 1 में आपको संशोधन करना पड़ेगा यदि आपको किसी के नाम में परिवर्तन करना है किसी राज्य में, या फिर किसी राज्य को एक राज्य से दूसरा राज्य बनाना है तब। ठीक है भाई, इतना आपको पता चली? ठीक है जी। दूसरी अनुसूची क्या कहती है भाई? अनुसूची नंबर 2। अनुसूची 2, अनुसूची नंबर 2 जो है यह कुछ प्राधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान के बारे में बताते हैं कि ये वेतन भत्तों से संबंधित बात करते हैं। इतना याद रखें कि ये किसके बारे में बात करती है? वेतन भत्तों से संबंधित बात करती है। किस किस के वेतन भत्तों से संबंधित बात करती है? तो ये लिख लीजिएगा, निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान। तो कौन कौन से प्राधिकारी हैं, कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके वेतन संबंधी प्रावधान अनुसूची नंबर 2 में दिए गए हैं? जैसे साथियों राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपालों यानी कि जो राज्य के राज्यपाल हैं राज्यपालों का वेतन। तीसरा
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। अगला, लोकसभा के बाद दूसरा सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। तो क्या सर राज्यसभा की बात भी आएगी? राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, क्या होता है? राज्यसभा में सभापति होता है और उपसभापति होता है। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन। और राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद के सभापति व उपसभापति राज्य की विधानसभाओं के राज्य की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। ठीक है भैया। अगला ये हो गया आपका। भाई मैंने आपसे क्या बताया, देखिए सुनिए। अनुसूची नंबर 2 बात करती है वेतन भत्तों से संबंधित। किन किन के वेतन भत्तों से संबंधित बात करती है? कि सर राष्ट्रपति का वेतन, उसके बाद राज्यपालों का वेतन। अच्छा जी, राज्य के राज्यपालों का वेतन। अगली बात, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन। मतलब भाई साहब ये और ये तो केंद्र का हुआ मामला, ये तो मामला केंद्र का हुआ, देख रहे हैं आप। ठीक है जी। ये जो राज्यपाल हैं, है ना, राज्यपालों का वेतन और राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ये क्या है? ये राज्यों का मामला है। ये नीचे आ गई बात, राज्यों में बात आ गई। वहाँ ऊपर बात थी केंद्र में, यहाँ राज्यों में बात है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नंबर 8, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अगला 9 नंबर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसे हम लोग CAG भी कहते हैं। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यही होता है वो व्यक्ति जो सरकार के खजाने की जांच करता है कि तुमने कितने रुपए निकाले, कितने खर्च किए,
राफेल आया तो कितने रुपए खर्च किए, कितने की बेईमानी हुई, कितने की ईमानदारी हुई, यही वो व्यक्ति है सरकार के ऑडिट की जांच करता है। सरकार के ऑडिट की जांच करता है, सरकार के खर्चों की जांच करता है, यही वो व्यक्ति है। ठीक है भैया। तो ये क्या है, ये आपके ये आपके पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों से संबंधित बात करती है अनुसूची नंबर 2। ठीक है भैया। चलिए, तो अनुसूची नंबर 2 है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और उसमें जो आप लोग जो है लिख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो अगली बात करें, अगली अनुसूची आती है अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 बात करती है शपथ से संबंधित प्रावधान करती है। ये बताती है शपथ से संबंधित कि किन किन की शपथ बताती है, अभी आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो साथियों अगली अनुसूची है हमारी अनुसूची नंबर 3। तो अनुसूची 3 अनुसूची बात करती है शपथ से संबंधित कि निम्नलिखित पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित प्रावधान। निम्नलिखित पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित प्रावधान। शपथ से संबंधित प्रावधान। तो कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके शपथ से संबंधित प्रावधान करती है अनुसूची नंबर 3? पहली बात भाई साहब, संघ के मंत्री। कहाँ के मंत्री? संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर। संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर। दूसरी बात, संसद चुनावों के प्रत्याशी। संसद चुनावों के प्रत्याशी। नंबर 3, संसद के सदस्य। अगला, ये तो हो गया, ये केंद्र का मामला हो गया कि संघ के मंत्री, संसद चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य। अगला, राज्यों के मंत्री। ऐसे ही राज्यों के मंत्री हो गया। फिर आएगी राज्य विधानमंडल चुनावों के प्रत्याशी। राज्य विधानमंडल
राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी राज्य विधानमंडल के सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्य, यहाँ आ जाइए इधर, अगला वही 3 लास्ट वाले, ये हो गया। उसके बाद वही 3 लास्ट वाले जो पहले बताए थे वेतन भत्तों संबंधित कि सर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और सीएजी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अगला भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है भाई, तो ये मामला है आपका, तो कि किन किन के शपथ से संबंधित प्रावधान करती है अनुसूची नंबर 3 कि सर संघ के मंत्री, संसद चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य। ये क्या है? ये केंद्र का मामला है, दिख रहा ना, संघ के मंत्री, संसद चुनावों के प्रत्याशी प्लस संसद के सदस्य। कहाँ है? ये तो केंद्र की बात चल रही है। ऐसे ही राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के प्रत्याशी प्लस राज्य विधानमंडल के सदस्य। यह क्या है? ये क्या है कि ये केंद्र है, ये सेंटर है, और ये स्टेट है, यानी कि ये राज्य की बात चल रही है, ये राज्यों की बात चल रही है। अब आपके बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया कि सर संघ का मंत्री है, जितने भी यूनियन मिनिस्टर, जितने केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो अनुसूची नंबर 3 के अनुसार शपथ लेते हैं। ऐसे ही संसद के सदस्य शपथ लेते हैं, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य। लेकिन आपको एक में कन्फ्यूजन होगा कि सर संसद चुनावों के प्रत्याशी मतलब संसद चुनावों के प्रत्याशी या फिर राज्य विधानमंडल चुनावों के प्रत्याशी, मतलब सर जी ये क्या है? मतलब ये क्या है फिर? तो क्या गुरुजी ये क्या चीज़ है फिर? देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से साथियों। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी एक रील बहुत वायरल होती है, पावर ऑफ आईएएस। उसमें दिखाया जाता है रील में कि जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी जो हैं, जब पर्चा बनने गए हैं, जब वो सांसदी का पर्चा बनने जाते हैं, है ना, कि हम इस लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो जब वो आईएएस के पास जाते हैं पर्चा बनने, तो उस समय भाव उन्हें एक शपथ लेनी पड़ती है वहाँ पर भी। तो उसी को हम लोग कह रहे हैं संसद चुनावों के प्रत्याशी। एक बार तो शपथ लेंगे संसद चुनाव लड़ते समय, एक लेंगे संसद सदस्य बन जाएंगे तब, एक लेंगे जब मंत्री बनेंगे तब। बात समझ में आ रही है? तो संसद चुनावों के प्रत्याशी वही मामला जब चुनाव लड़ते हैं तब की बात चल रही है।
ऐसे ही नीचे राज्यों में जो विधायक साहब होते हैं, जब विधायक का पर्चा भरते हैं, विधायक जब वो पर्चा भरते हैं तो जाते हैं इलेक्शन कमीशन का जो पदाधिकारी होता है उस समय राज्य में, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव हो, उस समय इलेक्शन कमीशन का सर्वोच्च अधिकारी डीएम ही होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसलिए उसके सामने इनको शपथ लेनी पड़ती है प्रत्याशियों के लिए। तो संसद चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी। ठीक है भैया, ये क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं उस समय। उसके बाद जब सदस्य बन जाते हैं तब शपथ लेते हैं। तो अनुसूची नंबर 3 ये आपको बताती है। एक बात ध्यान से सुनना मेरी आप लोग, कि सर इन संघ के मंत्रियों में और संसद के सदस्यों में, इनमें आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? इनमें आपको कोई संबंध दिखाई दे रहा है क्या भैया? इनमें कुछ संबंध वगैरह है या फिर ऐसा ही मामला? इनमें कुछ संबंध है या फिर मामला ऐसा ही है भैया? इनमें कुछ संबंध है या फिर मामला ऐसा ही है? या फिर मामला ऐसा ही है कि सर संबंध है? संबंध क्यों नहीं है? संबंध तो सर जी बहुत तगड़ा है। संघ के मंत्री मतलब सरकार। सरकार क्या है? ये रही सरकार। संसद के सदस्य, ये लो संसद के सदस्य, है ना? मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका, कि सर इसमें से बनती है ये कितना परसेंट? 15% ऑफ लोअर हाउस। बात समझ में आई? संसद के सदस्यों में से संघ के मंत्री बनेंगे, मतलब आज समझ में आ गई सर। विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, मतलब सर जी बाप बेटे का रिश्ता है। बाप बेटे का रिश्ता सर जी, बाप कौन है? बाप है विधायिका, बेटा कौन है? बेटा है कार्यपालिका। ये है होलिस्टिक अप्रोच। अनुसूची नंबर 3 हमने देख ली। ऐसे ही देखा अनुसूची नंबर 4 के बारे में हम लोग देखें। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका आप लोग एक बार, ठीक है। चलिए अनुसूची नंबर 4 की बात करें। अनुसूची नंबर 4, चौथी अनुसूची। तो अनुसूची नंबर 4 के बारे में देखते हैं। अनुसूची नंबर बात करती है राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा में राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों से जो सीटें होती हैं, इनकी जो सीटें हैं कहाँ पर? राज्यसभा में, उनका प्रावधान ये अनुसूची करती है। अच्छा साथियों एक बात बताइए मुझे कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है
राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है कि भैया इतनी सीटें इस राज्य की हैं, इतनी सीटें इस राज्य की हैं, इतनी सीटें इस राज्य की। जैसे मैं आपसे बात करूं 3 राज्य ले ले रहा हूं मैं आपसे, राजस्थान, हरियाणा और यूपी अपना। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें 10 हैं। हरियाणा में कितनी हैं? 5 हैं। यूपी में कितनी हैं? 31 हैं। तो कि सर एक जगह 31 हैं, एक जगह 5 हैं, एक जगह 10 हैं, तो ये जो राज्यसभा में सीटें गई हैं, राज्यसभा में जो सीटें हैं, इस राज्य कितनी, इस राज्य कितनी, इनका आधार क्या है सर जी? इनका आधार क्या है सर जी? राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया जा रहा है, इनका जो आधार है ना, आधार क्या है? आधार है सर जी जनसंख्या। आधार क्या है? आधार है जनसंख्या। तो कि सर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीटें हैं, जिसकी जनसंख्या कम है उसको कम सीटें दी गई हैं। अब जैसे यहाँ इन तीनों में यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो यूपी की 31 सीटें हैं, यूपी की 31 सीटें हैं। तो अब एक बात बताइए कि भाई जब हमने कहा कि ये जो आवंटन किया गया है राज्यसभा में सीटों का, ये प्रत्येक राज्य की एक समान सीटें थोड़ी ना हैं कि सर नहीं है भाई, प्रत्येक राज्य की एक समान सीटें नहीं है। ये क्या है? ये असमान सीटें हैं ना। तो राज्यसभा में सीटों का कैसा वितरण है? असमान वितरण है भाई। कैसा है? असमान वितरण है। ये कैसा है मेरे लाल? ये है असमान वितरण। राज्यसभा में सीटों का असमान वितरण जो है वो हमको देखने को मिलता है। और ये जो असमान वितरण जो है ना, असमान वितरण राज्यसभा में, ये कौन सा फीचर है? ये एकात्मक फीचर है या फिर फेडरल फीचर है भैया? ये एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है या फिर संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है? तो क्या सर जी ये एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। ये क्या है? ये एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है। एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है ये असमान वितरण। मैंने आपसे कहा कि सीटों का आवंटन किया गया राज्यसभा में राज्यों का और संघ राज्य क्षेत्रों का। किस प्रकार से किया गया है? आधार क्या है कि सर जनसंख्या आधार है। जनसंख्या आधार, जब जनसंख्या एक समान नहीं है तो फिर सीटें एक समान होंगी क्या? नहीं होंगी, सीटें एक समान नहीं होंगी। इसलिए असमान वितरण है राज्यसभा में राज्यों का। और ये जो असमान वितरण है ये क्या है? एकात्मक व्यवस्था की विशेषता मानी जाती है। ये क्या है? ये एकात्मक व्यवस्था की विशेषता मानी जाती है। एक बात बताइए, जहां राज्यसभा की सीटें कम हैं, जहां सीटें कम हैं और एक जगह सीटें ज़्यादा हैं, स्वाभाविक सी बात है, एक जगह सीटें कम है, एक जगह 2 हैं, 4 हैं, 1 है, एक जगह 31 हैं, तो 31 वाली जगह ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा आपको या फिर 1 की जगह ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा? भाई 31 की जगह ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा या फिर 1 की जगह ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा? सर 31 वाली जगह ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ तो भैया 31 सीट है, एक तरफ तो 31 सीट है और एक जगह एक सीट। जितनी ज़्यादा सीट है उतनी ज़्यादा आवाज़ है, जितनी ज़्यादा सीट हैं उतनी ज़्यादा आवाज़ है भाई, उतनी ज़्यादा बल है, और जितनी कम सीट है उतना बल कम है। तो हो सकता है कि सर यहाँ पर असमान विकास दिखाई दे, बिल्कुल हो सकता है और दिखाई देता है असमान विकास, कि जो प्रोजेक्ट जो मिशन ये लोग यूपी में लॉन्च करेंगे, क्या वो मिशन वो सब चीज़ें ये तमिलनाडु में लॉन्च करेंगे, ये असम में लॉन्च करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों? ना पता है ना, न पता है कि यहाँ वहाँ तो एक तो लोकसभा की सीटें कम प्लस राज्यसभा की सीटें कम, तो साफ सी बात है भाई, जहाँ सीटें कम वहाँ विकास कम, जहाँ सीटें ज़्यादा वहाँ विकास ज़्यादा।
क्यों प्रधानमंत्री लोग अधिकतर आपको लोकसभा के चुनाव यूपी से लड़ते नजर आते हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मोदी जी हो। पहले प्रधानमंत्री इलाहाबाद से थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब। ये जो हैं ये कहाँ से हैं? ये वाराणसी वगैरह से, इधर से, बनारस से। तो भाई साफ सी बात है, जितनी ज़्यादा आवाज़ उतनी ज़्यादा ताकत है, उतनी ज़्यादा पावर है। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है वो कैसा है? वो असमान है और आधार जनसंख्या है, इसलिए एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है। लेकिन साथ ही मैं आपसे बताऊं कि यदि हम अमेरिका की बात करें, यदि हम यूएसए की बात करें साथियों, तो यूएसए कि कांग्रेस जो है ना, यूएसए की जो संसद है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस के भी दो सदन हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और हाउस ऑफ एक है सीनेट, सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक है सीनेट। तो ये जो सीनेट है ना, इसका सीनेट ही इसका है राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। हमारे यहाँ राज्यसभा है राज्यों का सदन, वहाँ पर अमेरिका में सीनेट है राज्यों का सदन। इसमें 50 राज्य हैं अमेरिका में। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं अमेरिका में। इन 50 राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है इस सीनेट में, क्योंकि 50 राज्यों को 2-2 सीटें दी गई हैं। 50 राज्यों को 2-2 सीटें दी गई हैं, तो सीनेट में 100 सीटें हुई हैं आपकी। चाहे वो राज्य छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो राज्य छोटा है चाहे बड़ा है, समान महत्व दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि सर अमेरिका जो है वो राज्यों के समझौते से बना है ना सर, हम अमेरिका जैसे नहीं बने हैं। अमेरिका में राज्यों ने केंद्र को बनाया है, इसलिए राज्य ज़्यादा पावरफुल हैं, राज्य समान महत्व रखते हैं, इसलिए इन्हें समान महत्व भी ज़्यादा, इनफ पावर दी गई है राज्यों के लिए। और राज्य यहाँ तो संविधान में संशोधन तक कर देते हैं भाई, बिना राज्यों की अनुमति के संविधान में संशोधन नहीं होता। तो राज्यों को इतनी पावर दी गई है यहाँ। क्यों दी गई है? क्योंकि राज्यों ने मिलकर के केंद्र को बनाया है ना, इसलिए। क्या भारत को ऐसे बनाया है? नहीं सर, भारत तो मैंने आपको बताया कि विभिन्न देशी रियासतों में बटा हुआ था, उनको मिलाया गया। बात समझ में आई? उसके बाद हमारे सामान्य परिस्थितियों में आज़ादी नहीं मिली, इस वजह से कई बार कारण बताए मैंने। इसलिए भारत में एकात्मक व्यवस्था को मजबूत किया गया है, एकात्मक फीचर को मजबूत किया गया है। संघात्मक होते हुए एकात्मक क्यों ज़्यादा झुकाव है। यह सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, जिसको हम अर्धसंघात्मक या क्वासी फेडरल के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ सशक्त केंद्र को बनाया गया है, और सशक्त केंद्र है इसलिए हमारे यहाँ क्या है? राज्यों को पावर कम है, राज्यों का असमान वितरण दिया गया, असमान प्रतिनिधित्व है राज्यों का, असमान वितरण या प्रतिनिधित्व बोल सकते हैं, प्रतिनिधित्व, ठीक। राज्यसभा में इतना आपको पता चल गई होगी, क्लियर भैया। अगला है अनुसूची नंबर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई, अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 जो है, अनुसूची नंबर 5 बात करती है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। अनुसूची नंबर 5, अनुसूचित क्षेत्रों
शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित प्रावधान। तो भैया जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियां, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो बात करती है वो अनुसूची नंबर 5 बात करती है। जिन्हें शेड्यूल एरियाज जो हैं, शेड्यूल एरियाज जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, जनजातियाँ जो हमारे समाज से हट करके रहती हैं, उनकी अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी अलग मान्यताएं हैं, अलग देवी देवता हैं उनके, है ना। तो अलग अलग जनजातियाँ हैं वो लोग। तो ऐसे क्षेत्रों को घोषित किया गया है शेड्यूल एरियाज। और कितने राज्य हैं जिनको शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है? तो साथियों 10 राज्य ऐसे हैं जिनको शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो जिन्हें अनुसूचित एरिया या शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, और महाराष्ट्र, तेलंगाना, एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 राज्य हैं इनको शेड्यूल एरियाज घोषित किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 10 राज्य। ठीक है भैया। चलिए अगली अनुसूची है अनुसूची नंबर 6। तो जो अनुसूची नंबर 6 है, अनुसूची नंबर 6 स्पेशली 4 राज्यों की बात करती है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची नंबर 6 ये स्पेशली 4 राज्य की बात करती है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। के प्रशासन
और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान तो स्पेशली 4 राज्यों की बात करती है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके नियंत्रण और प्रशासन संबंधित काम करती है। ठीक है, अनुसूची नंबर 6। ऐसे ही अनुसूची नंबर 7 है, अनुसूची 7, अनुसूची 7, ये बात करती है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। सेपरेशन ऑफ शक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है, शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां, 3 सूचियां। कौन कौन सी सूचियां हैं? पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट ऑफ पावर। तो 3 लिस्ट ऑफ पावर कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये जो 7वीं अनुसूची है ना भाई साहब, 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, अब ये बताइए एकात्मक है या फिर संघात्मक का प्रावधान है? ये संघात्मक व्यवस्था है या एकात्मक है? क्योंकि सर यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन करवाया जा रहा है कि संघ सूची पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार, केंद्र बनाएगा कानून, राज्य सूची पर कानून बनाएगा राज्य, राज्य सूची पर कानून बनाएगा राज्य, और समवर्ती सूची पर कानून दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। बात समझ में आई? तो सर ये जो प्रावधान है ना, 7वीं अनुसूची संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण है। संघात्मक व्यवस्था, ये संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण है भाई साहब। ये फेडरल सिस्टम का उदाहरण है, फेडरल सिस्टम की विशेषता है ये, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन करवाया जा रहा है। ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची भी बहुत सरल सी है, बस हो गया मामला। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर बात करती है भाषाओं की। अनुसूची नंबर बात करती है भाषाओं की। देखिए साथियों, मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी इस 8वीं अनुसूची में, लेकिन वर्तमान में कितनी है ना, वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं इसमें दी गई हैं। 22 भाषाओं का प्रावधान दिया गया 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। बात समझ में आ रही है? तो 14 भाषाएं थी, मतलब बकाया बाद में जुड़ी होंगी ना, फिर बाद में जुड़ी होंगी बकाया। तो देखिए 15वीं जो जुड़ी उसे कहा गया सिंधी, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा कहा गया। और ये से जो सिंधी भाषा जुड़ी थी, ये जुड़ी थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से ये जुड़ी थी आपकी। उसके बाद 3 और जुड़ी, उसके बाद 3 जुड़ी, उसके बाद 3 जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी, और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ी। ये जुड़ी थी आपकी 71वां संविधान संशोधन 1992।
71वां संविधान संशोधन 1992 1992 के माध्यम से, 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ये इसमें ध्यान रखिए। उसके बाद जुड़ी 4 भाषाएं। उसके बाद जुड़ी 4 भाषाएं। कौन कौन सी जुड़ी 4 भाषाएं? संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। ये जुड़ी थी आपकी, ये जुड़ी थी 92वें संविधान संशोधन 2003, 92वें संविधान संशोधन 2003 में। तो बात समझ में आई? कितनी भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में? कि सर जी 22 भाषाएं दी गई हैं। 15वीं कब जोड़ी? सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जोड़ी। उसके बाद 3 और जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब जोड़ी? 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी। उसके बाद 4 और जोड़ी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। ये कब जोड़ी? ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ी गई। तो ये 8वीं अनुसूची तक आज आप लोगों के लिए इसी क्लास में मैं पढ़ाता और पढ़ा दिया भाई साहब। लेकिन जैसे ही 9वीं अनुसूची आएगी, मतलब ये वो अनुसूचियाँ मैंने आपको पढ़ा दें जो हमारे मूल संविधान में थी। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा कि सर संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई। ये सर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 9वीं अनुसूची सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है? हाँ जी, क्लियर, ध्यान देना इस बात पे। तो मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप सभी लोग खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए और जिंदाबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।